नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी के भोपाल दौरे की क्या सियासी मायने हैं, प्रधानमंत्री के बयानों के, इसको समझेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं विपक्षी एकता की बात करेंगे। विपक्षी एकता का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि तमाम दल इस पर तोल मोल की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों की, जो हिंसा से ओतप्रोत है। आखिर 10 साल बाद ममता बनर्जी को खुद क्यों संभालनी पड़ रही है पंचायत चुनावों की कमान। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश को एक साथ मिली 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को किया संबोधित। देश भर के चुनिंदा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा, भाजपा तुष्टीकरण के बजाय सभी वर्गों के संतुष्टीकरण पर करती है विश्वास। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले नहीं थम रहा हिंसा का दौर। ममता बनर्जी के दौरे के बाद कूच बिहार में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 1 की मौत, 5 घायल। इस बीच भ्रष्टाचार, चुनावी हिंसा और लचर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घिरी ममता बनर्जी ने 10 वर्षों में पहली बार संभाली पंचायत चुनावों की कमान। और देश के पूर्व, मध्य, उत्तर, पश्चिम और पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रहेगी मानसून की सक्रिय स्थिति। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से आफत। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद नमी के कारण उमस में इजाफा। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा कितना खास रहा है, इस पर चर्चा करेंगे और इस खबर को आपसे दिखाएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। बेहद महत्वपूर्ण है ये 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना। इससे पर्यटन से लेकर तमाम सुविधाओं में इजाफा होगा। पीएम मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। पीएम ने देश भर के चुनिंदा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। पीएम ने कार्यकर्ताओं को तमाम टिप्स दिए। पीएम ने कहा, भाजपा तुष्टीकरण के बजाय सभी वर्गों के संतुष्टीकरण पर करती है विश्वास। हमारे कार्यकर्ता हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर खुद को खपाने वाले लोग हैं। पीएम ने कहा कि जब हमारी देश की आजादी को 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होंगे। पीएम ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है। वो सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों के सिद्धि के भी मजबूत सिपाही हैं। तो प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं में दम भरा, कहीं ना कहीं ये कहा कि ये देश के संकल्पों के सिद्धि के लिए मजबूत सिपाही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की प्राथमिकता दल से पहले देश है। हम सब मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो देश आगे जाएगा। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हमें तुष्टीकरण और वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा। जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है,
वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हुए हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, उसके तमाम मायने हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और लगातार ये कार्य जो है वो देश भर में हो रहा है। 400 जोड़ी गाड़ियों को दिखाया जाना है। उस कड़ी में आज 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। लेकिन जिस तरह से आज मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत जो कार्यक्रम रहा, उसमें पीएम ने जो कार्यकर्ताओं को संदेश दिए वो उनके खास मायने हैं। कहा तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण भाजपा की नीति है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुष्टीकरण एक ऐसा वर्ड भारतीय राजनीति में निखिल है कि जिस पर हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाता है। आमतौर पर हम इस तरह की भाषणों में, नेताओं के भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। लेकिन आज उस तुष्टीकरण की बात को बहुत क्लैरिफाइड तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी सरकार तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर बात काम करती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा कि हम सैचुरेशन की बात करते हैं, यानी कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो उसको लाभ मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो उज्ज्वला योजना का लाभ उसको मिलना है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर वो हकदार है तो वो भी उसको निश्चित तौर पर मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। यानी कि सैचुरेशन पर काम करने का मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री ने तमाम बूथ कार्यकर्ताओं को दिया है। और ये मान के चलिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं ये उन्होंने बताया है कि जो बूथ का कार्यकर्ता है ये बहुत बड़ी इसकी कंधे पर एक जिम्मेदारी है, पीठ पर जिम्मेदारी है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा है। उज्ज्वला योजना का उदाहरण दिया उन्होंने, यही कहा कि अगर आज उज्ज्वला योजना का संकल्पना सरकार के पास है, इतनी बड़ी लाभ हुई है, तो कहीं ना कहीं इसकी संकल्पना आई बूथ स्तर से ही थी। यानी कि जो फीडबैक जमीनी स्तर से होना है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की डिमांड क्या है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मांग क्या है, वो सरकार तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे, उन तक पहुंचे। इस काम को करने का जिम्मा तमाम वो बूथ कार्यकर्ताओं का होता है और यही जिम्मेदारी का भाव जगाने की कोशिश उन्होंने प्रधानमंत्री ने की है। एक बात और, सेवा समर्पण की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और प्रधानमंत्री ने यही बताने की कोशिश इन तमाम कार्यकर्ताओं को की है कि बूथ चलाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती है, बूथ चलाने के लिए सेवा की आवश्यकता है। आप सेवा भाव से कायम करेंगे तो लोग आपके साथ अपने आप जुड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिए, लेकिन इस बात को हमें जानना होगा, प्रधानमंत्री बहुत छोटी छोटी बात बहुत साधारण अंदाज में कह जाते हैं बड़ी बड़ी बातों को, और लोगों को लगता है कि इसके परिणाम आने वाले समय में क्या होगा। हमने मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से सुनी थी और आज देखिए वंदे भारत ट्रेनें देश भर में दौड़ रही है। मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और यही बात आज प्रधानमंत्री ने कहा, फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर पे रखिए। फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे तो आसपास के लोगों को पता होगा कि हाँ उनके घर में इस बात। अच्छा आदित्य, ये आपने एक चीज देखी होगी कि ये एक नायाब तरीका है। दरअसल सभी राजनीतिक दल या ज्यादातर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि वोट कैसे हासिल किया जाए। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आप देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। आप बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कैसे फर्स्ट एड बॉक्स रखो अपने घर में। तो ये एक अलग तरह की राजनीति है। ये दरअसल राजनीति सेवा की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते हैं, और यही बात आज प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में निकली है। 2 दिन से भोपाल में हम तमाम जो 3000 बूथ के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, चुनिंदा कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, हम उनसे बात कर रहे हैं। एक भी कार्यकर्ता ये नहीं बोल रहे कि हम चुनाव के लिए यहां पर इकट्ठे हुए या आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर इकट्ठे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन बोल रहे हैं कि हम सेवा की राजनीति करते हैं, हम चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं। और यही बात उन्होंने कही कि आप जितनी सेवा भाव करेंगे जनता आपको उतना पसंद करेगी। और सेवा भाव के दौरान आपको यह भी पता चलेगा कि समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की जरूरत क्या है, क्योंकि सरकार का काम उन जरूरतों को पूरा करना होता है और वो ब्रिज का काम जो है वो तमाम बूथ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही एक और संदेश दिया है निखिल सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने।
क्योंकि अब चुनाव आने वाले कई समय में बिल्कुल चुनावी संदेश भी दिया है। दरअसल विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। की जाए तो कई बार असंतुष्टियां देखने को मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यही कहा, उम्मीदवार कोई भी हो, आपको सिर्फ कमल के फूल आपका उम्मीदवार है, आपको उसके लिए काम करना है। आपकी पसंद हो ना पसंद हो, आपसे कमल के फूल को ध्यान में रखिए। यानी कि उस आखिरी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर कई बार जब चुनाव में चीजें बिगड़ने लगती हैं, वो भी संदेश कार्यकर्ताओं को इस मंच से प्रधानमंत्री ने दिया है। जी 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 एक बात बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री विदेश में थे। हम जानते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर थे, उस वक्त पटना में एक बड़ा तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हुए थे, जुटे थे, और उसका जवाब है बेसिकली ये। और ये स्वाभाविक सी बात है, जब चुनाव आते हैं तो तमाम विपक्षी दल जुटना शुरू हो जाते हैं। तो आंकड़े के साथ प्रधानमंत्री ने उन पर निशाना साधा। आंकड़े के साथ प्रधानमंत्री ने बताया कि एक गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। एक गारंटी शब्द बड़ा चर्चाओं में है कि हम आपको ये गारंटी देंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि आप एक आंकड़ा बताते हुए कि आप इतने करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी देंगे अगर आप उनको चुनेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप लालू प्रसाद यादव को चुनेंगे तो उनके लालू परिवार को चुनेंगे, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो आप अपने बेटे को चुनेंगे, अपने भतीजे को चुनेंगे, अपने भाई के लिए चुनेंगे। अगर आप मुलायम सिंह परिवार के लिए वोट करेंगे तो आप अखिलेश यादव को चुनेंगे। तो इस तरीके से आंकड़े के साथ भी उन्होंने बताया। और एक गारंटी देश को प्रधानमंत्री ने आज इस कार्यक्रम के जरिए तमाम बूथ कार्यकर्ताओं को दी है। वो यही बताया है कि गारंटी भ्रष्टाचारियों को बख्शने की वो है, वो नहीं बख्शेंगे भ्रष्टाचारियों को, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेगी नहीं सरकार उनकी। इस बात की गारंटी भी आज जी निश्चित तौर पर तो ये चर्चा का विषय रहेगा आगे कुछ दिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आदित्य। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जो विपक्षी एकता पर भी कहीं ना कहीं एक तंज कसा और कहा कि अगर इन सबको, आप जितने लोग उस फोटो ऑप में दिख रहे हैं, अगर आप उनको वोट देंगे तो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए की जो एक गारंटी की जो बात कही जा रही है, उसके घोटाले की गारंटी। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे विपक्षी एकता की। कितने इसमें किरदार हैं, कितने इसमें अगुआ हैं, कितने दूर कितने पास विपक्षी एकता, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का विषय बना हुआ और आजकल। और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विपक्षी दलों के महागठबंधन के बीच बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। पटना सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं की मांग को राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार के सामने रखा था और ये कहा था कि उनकी पार्टी को उनके हिसाब से मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में जगह। 23 जून को महागठबंधन की मीटिंग से पहले राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग की थी। कार्यकर्ताओं ने मंत्रिमंडल में सीट बढ़ाने की मांग रखी थी। दरअसल बिहार कांग्रेस का मानना है कि जब 42 सदस्य के जेडीयू से 13 मंत्री हो सकते हैं तो 19 विधायक वाले कांग्रेस के 4 मंत्री क्यों नहीं हो सकते। महागठबंधन में कांग्रेस अपनी भूमिका चाहती है और इस भूमिका को अब वो आप सामने मांग रही है। पटना के विपक्षी एकता सम्मेलन को नीतीश कुमार ने बताया था दलों का नहीं दिलों का गठबंधन। और यही सवाल अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूछ रही है कि अगर ये दिलों का गठबंधन है फिर सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता बंगाल में एक दूसरे की जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं। अमेरिका दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता पर प्रतिक्रिया दी है और सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए तो विपक्षी एकता पर हमला भी बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों ने एक फोटो देखी होगी, ये घोटाले की गारंटी है। सभी चेहरों को मिला लें तो ये 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की गारंटी है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर विपक्षी एकता घोटाले की गारंटी है तो ये पीएम
मोदी की भी गारंटी है कि उन पर कार्रवाई होगी, लूट के पैसे वापस लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय को अलग थलग कर रखा है, तो इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। इस बीच सेकुलर पार्टियों के एक साथ आने की चर्चा के बीच ओवैसी ने सेक्युलरिज्म को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है कि आखिर क्या है यह सेक्युलरिज्म। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना उद्धव को सेकुलर मान लेती है तो वो सेकुलर हो जाते हैं और सीएम बन जाते हैं। यह दरअसल एक सियासी धोखा है। जाहिर है कभी लोकतंत्र बचाने, कभी संविधान बचाने के नाम पर विपक्षी एकता के दर्शन लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई ने भी विपक्षी एकता को बल दिया है। तो यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से विपक्षी एकता आगे चल रही है और भ्रष्टाचार इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है, यह भी समझने की जरूरत है। विपक्षी दलों के पटना में फोटो सेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली और कहा कि इस फोटो में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के घोटाले को अगर मिला लें तो कुल 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। दरअसल उन्होंने एक एक करके सारे घोटालों की बात की। पीएम ने कहा कि अकेले कांग्रेस के घोटाला लाखों करोड़ रुपए में है। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने उठाया और कहा कि देश में हो रही राजनीति पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के मुस्लिम भाई बहनों को समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेते हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि जैसे एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उसके साथ ही साथ हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। उनका कुछ ऑडियो वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर इस चर्चा की शुरुआत मैं ये जानना चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से, क्या विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी, तो हम इस चर्चा की शुरुआत दरअसल विनोद
शर्मा जी से करना चाहेंगे। विनोद शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री ने जो अभी मध्य प्रदेश में जो एक सीधे सीधे हमला बोला और कहा कि ये जो आपकी जो गारंटी है उस पर कड़ा प्रहार किया, किस तरह से देख रहे हैं कि ये अब गारंटी को लेकर जो पीएम ने चुटकी ले ली है, इसको लेकर के जो एक जुबानी जंग चल रही थी इसके पहले भी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सतह पर आई है? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी है और हमारे प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान मिस्र में मिला है, प्राइड ऑफ द नील, तो निश्चित रूप से विरोधी दलों में काफी घबराहट हो गई है कि मुस्लिम कंट्री में भी इतने बड़े सम्मान इनको मिल रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान, और सारे राष्ट्र के लोग बुला रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष इनका सम्मान कर रहे हैं, तो इनकी बेचैनी बढ़ गई है। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही कि सबका समान अधिकार है देश पर, इस कानून, इस संविधान में सबको बराबर का हक देता है और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा मान सम्मान दे रही है, सब जगह बराबर का हिस्सेदार दे रही है। चाहे आयुष्मान भारत में 5 लाख गरीबों को देने की बात हो, अनाज योजना हो, कृषि सम्मान योजना हो, चाहे जो भी कार्यक्रम सैकड़ों हमने देश में चलाए हैं, इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी भी धर्म के लोगों को समान रूप से अधिकार मिल रहा है, उनको भागीदारी मिल रही है। लेकिन घबराहट बढ़ते जा रही है हमारे विरोधी दलों की, जो देख रहे हैं कि सभी जातियों, सभी संप्रदायों में की पैठ बढ़ती जा रही है। जो लोग पहले तोड़ने का काम करते थे, हमारे खिलाफ एक भड़काऊ माहौल बनाते थे कि मुस्लिम विरोधी हैं तो सिख विरोधी हैं, तो वो अब नहीं चलने वाला है देश में, क्योंकि सारे लोगों को विश्वास हो चला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सो करते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। हर स्तर पर भारत के सभी नागरिकों को सम्मान दिया है, उनको पूरा अधिकार दिया है और आगे भी हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे हर स्तर पर। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखेंगे कि पूरे विश्व स्तर पर जिस तरह से हमारा परचम लहरा रहा है, उस तरह भारत के हर गांव में, हर भारतीय के दिल में प्रधानमंत्री का ध्वज लहराएगा, उनका विचारधारा लहराएगा और निश्चित रूप से सब लोग उनका सम्मान करके भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से फिर से लाने का काम करेंगे। ठीक है, इसको ये देखने वाली बात होगी चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल दुष्यंत नागर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो गारंटी है इसकी चर्चा लगातार हो रही है तमाम सारे राज्यों में और जो विपक्षी दल है वो बार बार गारंटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो। उस गारंटी पर आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे प्रहार किया, तो क्या ये गारंटी ही आपके विकास का मॉडल है? कोई विकास का कोई दूसरा मॉडल नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो गारंटी दी थी, 2013 में कहा था विदेश से जो काला धन आएगा सबके खाते में हम 15-15 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में डाल देंगे। नहीं, अब मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा हूं, इस चीज पर कई बार चर्चा हो चुका है। एक वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए जहां पर प्रधानमंत्री ने दावा किया हो। दुष्यंत जी देखिए, ऐसा है, गलत चीजों के साथ चर्चा की शुरुआत मत करिए, छोड़ दीजिए। हाँ, चलिए, आपने गलत मान लिया। नहीं, मैंने नहीं गलत मान लिया। ये इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश ना करें। मैं आपके और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं फैक्ट सही ढंग से रखें। चलिए, अपनी बात पूरी करिए। चलिए, 15 लाख नहीं है, मान लिया आप उसे नहीं मानते। 2 करोड़ नौकरियों को सालाना देने की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली सालाना? 9 साल हो गए, आज बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है? तो ये गारंटी की शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी ने की। ठीक है, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पे पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर करते हैं, क्या वो गारंटी नहीं है? वो लोगों को लुभाना नहीं है, वो वोटर को प्रभावित करना नहीं है। चुनाव से पहले इस प्रकार की योजनाएं आती हैं। तो अगर विपक्ष का कोई राजनीतिक दल जन कल्याण, अगर किसान सम्मान निधि जन कल्याणकारी योजना है, तो जो कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में शुरू की है वो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आप दोनों राजनीतिक दलों की योजनाओं को एक चश्मे से देखेंगे, चश्मा चेंज नहीं होगा। और रही बात जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई यूसीसी के लिए लोगों को भटकाया जा रहा है, तो यूसीसी का किसी ने अभी तक विरोध किया है क्या, किसी राजनीतिक दल ने? दूसरी बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा। 2G का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केस था जिसको कैंपेन में 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और स्वर्गीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अनेक बार इसके विषय पे बोला, लंबे लंबे भाषण हुए। उस भ्रष्टाचार के केस का क्या हुआ? जज साहब ने बोला कि मैं 10 बजे से 5 बजे तक बैठा रहा, मेरे को कोई सबूत लेके नहीं आया। अरे, कांग्रेस के किसी नेता पे एक आरोप साबित नहीं हुआ। 9 वर्ष में आपकी सरकार है,
तो बात का टोटल निचोड़ ये है कि आप 9 साल में जनता को कुछ किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाए, इसलिए बार बार विपक्ष पर और विपक्ष में भी खासकर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। और सत्ता में आरोप, जवाबदारी है आपकी और आरोप आप लगाते थे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं विनोद शर्मा से। जवाब ले लेते हैं विनोद शर्मा से। विनोद शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो ये गारंटी है वो आपकी भी, आप भी दे रहे हैं, और जो किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, और जो रोजगारी भत्ता से लेकर के फ्री बिजली, उसको वो एक तराजू पर तौल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दोनों एक जैसी है। और आपकी गारंटी है, उनकी गारंटी क्यों ना माना जाए? चश्मा बदलिए, किस तरह से देखते हैं इसको? ये सारी चीजें स्पष्ट है। मैंने अभी चर्चा किया कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो करीब करीब करके दिखाया है। किसान ने सम्मान निधि की बातें इनके अच्छी नहीं लग रही है। क्या सभी किसानों को नहीं मिल रहा है? जो भी इसमें जुड़े हुए हैं सारे लोगों के खाते में सीधे रूप से राशि जा रहे हैं, 6,000 रुपए प्रत्येक साल। और अभी रोजगार की बातें हमारे साथी कर रहे थे, नौकरी की। हमारे प्रधानमंत्री ने केवल नौकरी की बात नहीं की थी, रोजगार की बात की थी। तो आप पता कर लीजिए पूरा डेटा देश का, करीब 22 करोड़ लोगों को छोटे मोटे उद्योग और रोजगार मिले हैं। भारत सरकार ने 40% से 60% सब्सिडी लघु उद्योगों के लिए अलॉट किए हैं, जिसमें सब्सिडी मिल रहा है। हमारे जो भी साथी काम करना चाह रहे हैं, एक एक आदमी 10 से 20 लोगों को रोजगार में जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोले गए हैं पूरे देश में, और इसकी व्यापकता घर घर में पहुंच चुकी है। ये रोजगार नहीं है क्या? केवल नौकरियां नहीं, नौकरियां भी हम लगातार दे रहे हैं। जो संभव है, जो हमारे पास एक खाली स्थान है, उस पर नौकरी भी देने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के माध्यम से काफी करोड़ों हमने रोजगार के अवसर दिए। ये पॉइंट आपने क्लियर कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा है। आयुष्मान भारत जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, 5 लाख गरीबों को देना, ये कोई साधारण बात है क्या? इलाज के लिए हम दे रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि अच्छा योजना है। चाहे जो भी योजनाएं है जन कल्याणकारी है, 80 करोड़ जनता को लगातार 4 वर्षों से हम मुफ्त में अपने संपादकीय सलाहकार जी, गलत है क्या? तो आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। चलिए अपने संपादकीय नहीं, देखिए ऐसा है विनोद जी, दुष्यंत जी आपको जोड़ेंगे। दुष्यंत जी अपनी बारी आएगी तब बोलिएगा। आपने आंकड़े रखे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। अभी मैं अपने संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जी को जोड़ना चाहता हूं। विनोद जी, आपने देखा कि यूसीसी पर की बात हो, और चाहे फिर जो गारंटी स्कीम्स है, आपके जुड़ने से पहले दरअसल अभी दुष्यंत नागर जी कह रहे थे कि उनकी गारंटी, हमारी गारंटी क्यों नहीं? और वो कह रहे थे कि चश्मा बदलिए, आप भी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो वो भी एक गारंटी है, हम भी जो फ्री बिजली और जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं वो भी गारंटी है। एक तराजू पर तौलना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इस पूरे विमर्श को? निखिल, मैं तो दुष्यंत जी बहुत विद्वान आदमी हैं, हमारे यहाँ काफी डिस्कशन में आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस की तरफ से मजबूती से उनकी बात को रखते हैं। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का वो ये याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि भाई फ्री बी और सोशल वेलफेयर की स्कीम में दोनों में आपको अंतर करना होगा। आप अगर सोशल वेलफेयर किसान सम्मान निधि को फ्री भी मानते हैं तो यह आपकी समझ हो सकती है, लेकिन जो पीएम ने बात कही है, मैं दुष्यंत नागर जी के बात से ज्यादा मैं आज की पीएम ने जो बात कही है उसकी बात को अहमियत देना चाहता हूं कि पीएम, आप देखिए अमेरिका से लौटे पीएम में अभी मेरे पहले दिन जो मध्य प्रदेश के दौरा किया है उन्होंने, बहुत कार्यक्रम था पीएम का, और उसमें उन्होंने जो शहडोल का कार्यक्रम था वो बारिश के कारण और कई मौसम के खराबी के कारण वो कार्यक्रम सब रद्द हुए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था आज का, उसका मौजू को समझिए। भारत के 10 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता आज पीएम के इस मेरा बूथ सबसे मजबूत के इस कार्यक्रम में जुटे थे, और जब वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए दिख रहे थे पीएम मोदी, तो देश में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उस पर पीएम का चर्चा करना भी जरूरी था। तो अभी इस पिछले सप्ताह में जब आपने विपक्षी एकता के इतने बड़े शोर शराबे, टेलीविजन पे बड़े बड़े डिस्कशन, सोशल मीडिया पे ढेरों नैरेटिव सुना होगा, तो क्या ये पीएम मोदी का उसमें हक नहीं बनता कि वो अपना नैरेटिव और उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे? तो दुष्यंत नागर इतने चिड़की हो जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएम मोदी ने क्या कहा है। अगर उन्होंने इस गारंटी की चीजें जो काफी पॉपुलर हो रही है पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे, पिछले साल से आप देख रहे हैं कि कभी आम आदमी पार्टी के गारंटी की चर्चा होती है, राहुल गांधी के गारंटी की चर्चा होती है, तो उस गारंटी का क्या हासिल है कर्नाटक में आप आपने देखा है।
5 गारंटी को पूरे तरह से लागू करने में सरकार वहां हाँफ रही है। और आज की तारीख में वो सीधे सीधे सेंटर और एफसीआई पे वो आरोप लगा रही है कर्नाटक की सरकार कि मुझे चावल नहीं मिल रहा है, मुझे इसलिए 1 जुलाई से हम उस गारंटी को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पीएम मोदी ने जो आज कहा है और अपने कार्यकर्ता को कहा है कि आप लोगों के बीच जाइए और बताइए कि इस भ्रम में नहीं रहे कि ये लोग जो गारंटी की बात करते हैं दरअसल वो 20 लाख करोड़ के लूट की गारंटी दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये सारे विपक्ष के नेता अगर जमा होंगे, जो विपक्षी एकता के बड़े ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं ये दलों का नहीं दिलों का गठबंधन है, तो ये दिलों का गठबंधन सीधे सीधे जो पीएम आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ लूट का गठबंधन है। और उस गारंटी के आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि अगर ये गारंटी 20 लाख करोड़ की लूट की गारंटी देते हैं तो वो अपने बारे में कहते हैं कि ये मोदी है और वो गारंटी मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से कि ये लूट की छूट नहीं होगी और जितने भी पैसे लूटे गए होंगे वो सारे पैसे एक एक पैसे जनता के पैसे चुकता कर दे होंगे और इस बात की वो गारंटी अपने तरफ से दे रहे थे। ठीक है, दुष्यंत नागर से जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर, आपने सुना सारी बात, उसी को रिपीट ना करूं, आप जवाब दें। जी सर, देखिए कई नेता ऐसे थे जो कांग्रेस में थे, जिसमें एक सम्मानित राणे साहब जो भी केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनपे भी आरोप लगाती थी, उनके यहां भी छापे पड़ते थे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए, पवित्र हो गए, उनका पूरा भ्रष्टाचार धुल गया, वो कैबिनेट में मंत्री। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण। तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई करने की ये आपके सामने परिणति है। दूसरी बात जो गठबंधन की कर रहे हैं, सम्मानित अटल जी की जो पहली सरकार बनी थी, जो 13 दिन की सरकार चली थी, समय अवधि के लिए थी, वो भी 27 दलों का गठबंधन थी। 2014 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो भी कई राजनीतिक दल और कई गैर राजनीतिक दलों के गठबंधन से सरकार बनी। वर्तमान में भी एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सहयोगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन करे तो वो पाक है, पवित्र है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो नीतीश कुमार पाक और पवित्र है, और अगर कांग्रेस के साथ आ गए तो फिर वो लूट तंत्र है, उस पे 20 लाख करोड़ की लूट के नाम पे जनता को डराया जा रहा है। तो साहब इनको जनता समझती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अब देने के लिए, बताने के लिए नया कुछ नहीं है। जो वादे उन्होंने कहे, जो बातें वो कहते आ रहे थे, उनका परिणाम आज जनता के सामने है। उसमें कितना सही है कितना गलत है उसके आधार पर 2024 का और कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये बड़ा मोर्चा बन रहा है, संयुक्त विपक्ष का मोर्चा बन रहा है, जिसमें सभी दल देश की एकता के लिए, तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, आपसी प्रेम और भाईचारे के लिए, और राहुल गांधी की मोहब्बत दुष्यंत जी ये भी था, दरअसल विपक्षी एकता का एक मुद्दा दुष्यंत जी लाइन लगी है, लाइन लगी हुई है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पे। नहीं बिल्कुल ठीक है, लाइन लगी होगी इस बात से, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दुष्यंत जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात कही। छोटा सा एक संक्षेप, विनोद जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराएं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। दुष्यंत जी हम ये कह रहे थे कि दरअसल जो आप ये कह रहे हैं बात उसी विपक्षी एकता की है, उसी की बात हो रही है कि कहीं पर प्यार और कहीं पर दुश्मनी किस तरह से निभाएंगे। केजरीवाल के साथ वो कह रहे हैं कि देखिए ये सारे और ममता बनर्जी दोनों से यहां पर दुश्मनी वहां दोस्ती। ममता जी के साथ में हम गठबंधन करके दिखाएंगे। ममता जी गठबंधन की सहयोगी रहेंगी, साथी रहेंगी, अन्य सभी दल साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे। रही बात केजरीवाल जी की और ओवैसी की, इनके साथ लग नहीं रहा कि बन पाएगा, चल पाएगा, निभ पाएगा, ये गठबंधन से बाहर रहेंगे। अच्छा, तो ये आपने तय कर लिया, ये आपने तय कर लिया कि वो केजरीवाल गठबंधन से बाहर कौन होता हूं जी तय करने वाला? आपका मतलब कांग्रेस है, आपका मतलब कांग्रेस ने, मतलब नीतीश कुमार जी, आपका मतलब कांग्रेस है जी, समन्वयक है पूरे मोर्चे के, जी जो पूरे मोर्चे के समन्वयक हैं, जिनको जिम्मेवारी सभी लोगों ने मिलकर दी है, वो लगभग तय करके आगे बढ़ चुके हैं। अगली शिमला में मीटिंग होने जा रही है, उस पर सीट शेयरिंग के लिए बात होगी, उसमें एक रूपरेखा तय होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी का गठन होने जा रहा है, जो भारत के मतदाताओं के समक्ष एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम। आपने अपनी बात कह दी। विनोद जी ये जो विपक्षी एकता है, ये आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से अपनी डफली, अपना राग, अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कह देगी तो केजरीवाल बाहर हो जाएंगे विपक्षी एकता से?
देखिए, यह विपक्षी एकता ऐसी जहाज है जिसमें इतना बड़ा छेद हो चुका है, जिसको बंद करना मुश्किल है, इसको डूबना पूरी तरह से तय है। आपने केजरीवाल जी की चर्चा की, ममता दीदी की भी तो चर्चा कीजिए। कल उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा से मिली हुई है कांग्रेस पार्टी। केजरीवाल जी कहते हैं भाजपा का एजेंट है, बोलते हैं उसको कांग्रेस को। तो आखिर कौन एजेंट है भाजपा का? ये तो इन लोग को आपस में तय करना पड़ेगा। कांग्रेस है कि केजरीवाल जी है कि ममता दीदी है? कल मीटिंग के बाद, जाने के बाद ममता दीदी ने इस तरह का बयान दिया, केजरीवाल ने जो बयान दिया है पूरा देश देख रहा है, तो ये कभी एक नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ क्षण के लिए चाय पानी नाश्ता कर ले, एक मंच पर बैठ लें। लालू जी भी नहीं भूले हैं कि उनको जेल कांग्रेस शासन काल में, देवगौड़ा शासन काल में भेजा गया था। जो केस मुकर्रर हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। तो आज ये कह रहे भाजपा फंसा रही है। भाजपा क्यों आपको फंसाएगी भाई? आप गलत करेंगे तो फंसेंगे, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े हो। आपको किसी ने नहीं कहा कि दोनों हाथ से देश को लूटिए, हाथ से दिखाइए और पैर से दिखाइए। कोई ईडी कांग्रेस ने, भाजपा ने बनाया है क्या? तो सीबीआई भाजपा ने बनाया है क्या? ये पुराने सिस्टम है, स्वतंत्र एजेंसी है, अपने हिसाब से काम करती है और न्यायालय उस पर फाइनल करता है। ठीक है विनोद जी, तो आपको सजा होगी। ठीक है विनोद जी, क्यों है? ठीक है विनोद जी, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया। विनोद मिश्रा जी, हमारे पास समय समाप्त हो गया है, बहुत बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए, बहुत संक्षेप में जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और नागर साहब तो हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं दोनों की बात सुन रहा था, लेकिन मैंने धैर्यपूर्वक अगर वो सुन ले मेरी बात भी, जी जी जी, तो कम से कम इतना जानेंगे कि आज का जो डिस्कशन हमारा था वो पीएम नरेंद्र मोदी का वो एमपी में दिया गया उनका बयान है, और इसको समझें और लोगों के बीच में ले जाएं। अगर यूसीसी पे, कॉमन सिविल कोड पे अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, तो आप ये उनको बताइए कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए बताया है कि एक परिवार में अगर दो कानून, दो राय नहीं चल सकते हैं, तो एक देश में दो कानून कैसे दुष्यंत चलेंगे? नागर जी कह रहे हैं उसका विरोध किसने किया? दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि उसका विरोध ही किसने किया? किसी ने विरोध ये मेरी बात आप सुन लीजिए, ये बट आप सुन लीजिए। तो नागर जी आपने बहुत बोल दिया, मेरी बात तो कम से कम सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पिछले 10 साल से जब कभी भी कोई केस इस तरह का आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को आगाह किया है, हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन इस देश में ऐसी क्यों परंपरा बनी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो एक सिंपली एक एनजीओ है, आप दुष्यंत नागर जी विद्वान आदमी है, वो जानते हैं, लेकिन किसने हक दिया उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो वो देश के 20 करोड़ लोगों के लिए कानून बना दे? आप उनको पन्ना पलटने के लिए बोलिए। मद्रास हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने ये जोर देके कहा था कि भाई मौलाना जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून बनाते हैं वो प्रोफेशनल अधिवक्ता नहीं है, लॉ की जानकारी उनको नहीं है। फिर इस देश में क्यों चल रहा है ये 70 साल से? आप 56 से देखिए कि जिस तरह से एक एनजीओ को आपने दिया है, उसको अधिकार देखिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पैनल में खड़ा कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए पीएम ने कहा है कि उन चीजों को पहचानना है जो इस देश में बड़ा तबका पसंदीदा मुस्लिम समाज का है, जो गरीब तबका है, पिछड़े हुए तबका है, उसमें अगर कुछ डेवलपमेंट की बात तो आपको करनी नहीं है। आप सिर्फ एक वोट बैंक बनाते हैं और उसके नाम पे कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जो पूरे कम्युनिटी का अपने ठेकेदार बनाए हुए हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतनी अहमियत देके सारे पॉलिटिकल पार्टीज तब सेक्युलर और कम्युनल की बात होने लगती है। आज जब डिस्कशन में ये मैटर है तो आप देखिएगा इस बात को कि डिस्कशन के मैटर में तो ये कह रहे हैं, लेकिन जब ये तारिक अनवर इनका नेता, आज बिहार के वो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। अगर ये किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ये देश क्यों झेल रहा है दो कानून? दुष्यंत नागर जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि अभी इस बात दुष्यंत नागर जी, दरअसल हमारी चर्चा का समय, आप तो बात कह के आप निकल जाएंगे। कांग्रेस ने, आप ये देख लीजिए, निकलने वाला नहीं हूं भाई साहब। दुष्यंत जी, चलिए दुष्यंत जी, आपके मन में ना रहे, दुष्यंत जी आपके मन में ना रहे कि आपको जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। अगर केंद्र सरकार यूसीसी को सिर्फ एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुला के एक राय बना के इस पे आगे बढ़ना चाहिए। अरे जब आगे करना होगा तो एक राय कर ही लेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये बिना सदन में पास हुए या बिना चर्चा के उसको पास करा लिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इस पर चर्चा हम फिर आगे कभी और करेंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी आपका, दुष्यंत नागर जी आपका और विनोद शर्मा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी हिंसा में झुलस उठा है पश्चिम बंगाल और पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने अपनी ताकत इन चुनावों में झोंकी है, क्यों अपना प्रेस्टीज उन्होंने लगा रखा है? पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा की आग में झुलस रहा है पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस के गुटों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई भी हिंसा की एक वजह बनी है। अब तृणमूल कांग्रेस के गुटों के बीच में ही आपस में हिंसा होने लगी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आज सुबह दो गुटों के बीच भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। कूच बिहार में कल ममता बनर्जी गई थी, यह ध्यान रखने की बात है। कूच बिहार जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली के अगले दिन हुआ यह हिंसक संघर्ष। पुलिस का दावा, तृणमूल कांग्रेस के लोग आपस में भिड़े, गोलियां चली। बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर चुनावों में हिंसा हुई तो चुनाव कैंसिल करा दिए जाएंगे। अभिषेक बनर्जी के हाथों में पंचायत चुनाव की कमान सौंप चुकी ममता बनर्जी ने अब खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। तो खुद ही संभाली हुई है चुनाव प्रचार की कमान। ममता बनर्जी ने कूच बिहार जिले में एक सार्वजनिक बैठक के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। यह पिछले 10 वर्षों में पंचायत चुनाव के लिए उनका पहला अभियान है। मुख्यमंत्री ने 2013 में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, लेकिन वो 2018 के पंचायत चुनाव के लिए किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थी। तो ये 10 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हुई हैं। भ्रष्टाचार, चुनावी हिंसा और लचर कानूनी व्यवस्था जैसे मुद्दों से घिरी ममता दीदी पंचायत चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रही हैं। बीजेपी की कड़ी चुनौती का एहसास ममता बनर्जी को हो गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर शायद वो लोकसभा चुनावों के लिए संदेश देना चाहती हैं। ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो क्या संदेश देना चाहती हैं। ये भी एक बड़ी बात है कि आखिर वो क्यों इसको इतने अपने प्रेस्टीज के साथ में जोड़ रही हैं। और इसमें हम एक चीज ये भी जोड़ दें कि इस पूरी प्रक्रिया में कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हिंसा हो गई तो चुनाव को निरस्त कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले जो हिंसा की जो बात है वो तो लगातार हम देख रहे हैं कि हिंसा की आग में जल रहा है पश्चिम बंगाल, और आज भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। आपने तमाम फुटेज और वीडियोस भेजे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात जो राजनीति के स्टूडेंट समझना चाहते हैं शायद, कि आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी इन चुनावों में पिछले 10 वर्षों से तो वो नहीं गई, यानी कि पिछले 2 चुनावों में नहीं गई थी, पिछले चुनाव में नहीं गई थी, अब 10 वर्ष बाद उनको लग रहा है कि इसमें जाकर के उनको प्रचार करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के हाथों से चुनाव के प्रचार की कमान कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथों में ले ली है, क्यों? हाँ, देखिए निखिल, एक बात मैं बता दूं आपको, आप अच्छी एक मुद्दा को सामने लाया है। आप कोच बिहार के बारे में बात कर रहे थे। अगर भूगोल को देखें तो ये कोच बिहार एकदम उत्तरी बंगाल में है, और उत्तरी बंगाल जो है वो पूरी तरह से बीजेपी की कब्जे में है। और ये कोच बिहार उसी जगह है जहां पे निशित प्रामाणिक सांसद है और वो देश की मंत्री है। अब इसमें एक नई बात आपको बता दूं, पूरे देश को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कभी कभी कुछ लोगों ने ये आरोप लगाते हैं बंगाल के ऊपर कि बंगाल को कश्मीर बनाया जा रहा है और आगे का दिनों में बंगाल कश्मीर बन जाएगा। और उसके साथ अगर कल की ममता की बयान को सुने, आज सुबह की बयान को सुने, और दिनहाटा में जो जिसके बारे में आपने बताया कि किसी एक का मौत हो चुका है, इसको जोड़े तो आप एक बात समझ पाएंगे कि यहां पे पूरी तरह से जो आरोप है वो आरोप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। अच्छा? तो ये समझना चाहिए, जिस तरह से कश्मीर में एक समय पे सेना की जवानों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता था, उसी तरह से बांग्लादेश सीमा पे लगे हुए 2000 किलोमीटर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ लोगों को उस्काने की काम ममता बनर्जी करना शुरू कर दिया है उत्तरी बंगाल में अपना कब्जा जमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने समझ गया कि उत्तर बंगाल की जेलों में बीजेपी का पकड़ काफी अच्छा है और पंचायत चुनाव में यहां पे डेंट लगाना काफी मुश्किल है। तो ये बात को समझना चाहिए पूरे देश को। निखिल, ये तो आपकी सवाल की पहला मैं उत्तर देना चाहूंगा। जी। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में
जिस तरह से ये हिंसा की आग में लोग झुलस रहे हैं, जिस तरह से 12 से 14 लोगों की मौत हो चुके हैं और इसमें तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं जो आपस में गुटबाजी करके मरते हैं, तो ये रोक नहीं पा रहा है। जैसे आपने बताया कि अदालत में कई सारे बेंच में जज जो विचारक है, इन लोग तंग आ चुके हैं और अमृता सिन्हा का ये कहना है कि अगर ऐसा चलते रहे तो हमको मजबूरी से ये चुनाव बंद करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि पूरे देश में हर जगह पे सिविक पोल होते हैं, हर जगह पे पंचायत चुनाव होते हैं, खबर ही नहीं होता है कि, लेकिन दुख की बात यह है कि कोलकाता से पिछले 1 महीनों तक हम आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ हिंसा हिंसा और हिंसा को लेकर। तो हम भी तंग आ चुके हैं, अदालत भी तंग आ चुके हैं। निखिल जी, तो ये समझना चाहेंगे दरअसल कि ये चुनाव को क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले का एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रही ममता बनर्जी वो इसमें अपनी स्थिति को और मजबूत करके दिखाना चाह रही है? क्यों आखिर उन्होंने जो कमान थी अपने हाथ में ले ली है? देखिए, पटना में जाके 23 तारीख को जिस तरह से पूरे विश्व को ज्ञान देके आई थी ममता बनर्जी, अब उसके बाद अगर बंगाल में उनकी नीचे से जमीन खिसक जाए तो उसके बाद 2024 में बार्गेनिंग पावर कहां से रहे उनके पास? तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सही है कि ये 2024 के लिए एक सेमीफाइनल है। अगर पंचायत हाथ पे ना हो, अगर पंचायत समिति हाथ पे ना हो, अगर जिला परिषद हाथ में ना हो तो पैसा कहां से आएगा? तो अगर लोकसभा चुनाव में कौन लोग वोट देने जाएंगे? अगर निशित प्रामाणिक, अगर जॉन बार्ला, अगर जयंतो राय इस तरह से जीतते रहे आगे का चुनाव में भी, मतलब 2024 की चुनाव में भी, तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को आगे करके ममता का वैसे ही कद छोटा कर दिया है और ऊपर से अगर अपना जो 22 सीट है वो 22 सीट से कम हो जाए तो केंद्र की राजनीति में ममता का कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ममता अपने भतीजे को छोड़ के खुद कमान संभालने की काम की है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और इसको जो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है जो पूरी देश की सियासत पर, उससे जोड़ा जाए, क्योंकि जब आपने 23 जून की बात की तो मैसेज वहां भी देने की जरूरत समझ रही ममता बनर्जी? नहीं, देखिए क्या मैसेज वो आगे शिमला की बैठक में देंगे? मेरा समझ में आपका जो पिछले वाला डिस्कशन है मैं सुन रहा था, ये अजीब सी बात है। क्या मैसेज लेके जाएंगे? एक तरफ वाम मोर्चा, दूसरे तरफ कांग्रेस, तीसरे तरफ तृणमूल कांग्रेस, और यहाँ पे जो वाम मोर्चे की न्यूज़पेपर है वहां पे ममता की फोटो हटा के छपा जाता है जी। जो तृणमूल कांग्रेस की न्यूज़पेपर है वहां पे सीताराम येचुरी का फोटो हटा के छपा जाता है जी। तो मतलब इस तरह से कैसे यहाँ का 42 सीटों का कैसे बंटवारा हो जाएगा? ये जो सज्जन कह रहे थे हम शिमला में बंटवारा करेंगे, तो बंटवारा कैसे करेंगे देखना है मुझे। जी जी, निश्चित तौर पर सभी की निगाहें इस पर है कि बंटवारा कैसे करेंगे, क्योंकि ये बात जैसे आपने कहा अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग और सबके अपने अपने स्वार्थ है, तो ये भी देखने की बात होगी। और इन सब का इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल इसकी धुरी में है, ये इसकी जो सियासत है वो उसकी धुरी में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और बात करेंगे पंजाब के सियासत की, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासत है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको लेकर सियासत किया जा रहा है। आम आदमी क्लिनिक को लेकर सियासत चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। शहरों के बाद अब गांवों में सहायक स्वास्थ्य केंद्रों यानी डिस्पेंसरीज जो हैं उनको आम आदमी क्लिनिक में बदलने की तैयारी में है भगवंत मान सरकार। ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी क्लिनिक बना दिया जाएगा डिस्पेंसरीज को। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के तहत लगभग 550 सहायक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से आम आदमी क्लिनिक में परिवर्तित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक सभी सिविल सर्जन्स को ऐसे केंद्रों की सूची तैयार करने को कहा गया है जिन्हें आम आदमी क्लिनिक में बदला जा सकता है। इससे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बने केंद्र सरकार के वेलनेस सेंटर्स को आम आदमी क्लिनिक में तब्दील करने को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर आपत्ति जताई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि पंजाब सरकार केंद्र द्वारा वित्त पोषित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आम आदमी क्लिनिक में तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि यह नियमावली का उल्लंघन है। पहले भी केंद्र सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के फंड को आम आदमी क्लिनिक में डाइवर्ट करने पर सख्त नाराजगी जताई थी।
और फंड रोकने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 438 करोड़ रुपए का फंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए रिलीज किया था, जिसे पंजाब सरकार ने नाम बदलकर आम आदमी क्लिनिक के लिए कर दिया था और इस पर अपनी नाराजगी जताई थी केंद्र सरकार ने। फरवरी महीने में भी केंद्र ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की योजना के लिए दी जाने वाली राशि को रोकने की चेतावनी दी थी कि अगर यही जारी रहा तो जो राशि है वो रोक दी जाएगी। सीएम भगवंत मान ने आम आदमी क्लिनिक की सफलता को प्रचारित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि इन क्लिनिक के लिए एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। अलग से डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है। शॉर्टकट की सियासत में लोगों के बीच हेल्थ सेवा को जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की भर्ती के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। पंजाब हेल्थ एसोसिएशन का मानना है कि जल्दबाजी में मान सरकार ने आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को तबाह कर डाला है। यह कहना है पंजाब हेल्थ एसोसिएशन का। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। आकांक्षा, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो शहरों में आम आदमी क्लिनिक थी, अब उसका विस्तार गांवों तक, आपको लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं जिसको कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर सियासत ज्यादा है, आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता कम है? क्योंकि अगर स्वास्थ्य की चिंता होती तो डॉक्टर्स की भर्ती की जाती, नए जो सेंटर्स हैं उनको तैयार किया जाता, लेकिन इधर का जिसको कहते हैं इसकी टोपी उसका सर, इस तरह से करके और चीजों को निकालना, वो शायद सियासत ज्यादा लगती। क्या कहेंगे आप? निखिल, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी फ्रीबीज के वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से जब इलेक्शन हो रहे थे, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं देखने में आ रहा था कि जो दिल्ली का मॉडल है वो अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब मॉडल में। आम आदमी क्लिनिक दिल्ली में खोले गए थे, तो उसके तहत जो है वो आम आदमी क्लिनिक पंजाब में भी खोलना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी क्लिनिक जो है दिल्ली में खोलने में बहुत मुश्किल हुई थी, पर 10-11 महीने के टाइम में हम लोगों ने आसानी से आम आदमी क्लिनिक जो है वो पंजाब में खोल पाए हैं हम। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नए तो सेंटर कोई भी नहीं खुले हैं। जो पुरानी वेलनेस सेंटर्स थे जो पहले से खुले हुए थे, जिनको एनएचएम से जो है पैसा भी मिलता था, जो ग्रांट मिलती थी, सिर्फ उसके ऊपर लीपापोती कर और पैसा खर्च कर हर एक सेंटर के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए का और खर्चा कर इसमें सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर उसको आम आदमी क्लिनिक का नाम दे दिया गया। तो इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ने बड़ा तीखा रुख लिया था, और तीखा रुख लेने के बाद जो है अभी पंजाब सरकार ने ये कहा है कि जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र जो आयुष्मान भारत के साथ नहीं जुड़े हुए हैं जो केंद्र, वो ऐसे केंद्र हैं जो ग्रामीण सेंटर्स हैं, वो तो उनको जो है मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील करने की अब बात शुरू हुई है। यानी कि जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से पैसा जिस केंद्र के लिए नहीं आ रहा है या आम जो आयुष्मान योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन स्वास्थ्य केंद्रों को पंजाब सरकार चाह रही कि आम आदमी क्लिनिक में तब्दील कर दे। जी निखिल, बिल्कुल। वो अब क्योंकि ग्रांट रुक गई थी, वैसे तो हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि हमने कोई भी ग्रांट नहीं रोकी है, और अभी तक 450 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है पंजाब को मिल चुकी है। पर हेल्थ मिनिस्टर का मनसुख मांडविया जी का कहना यह भी है कि अगर आप योजना का नाम ही बदल देते हैं, अगर आप उसकी पैरामीटर्स ही बदल देते हैं, तो फिर हम उस योजना के लिए हम पैसा कैसे दे सकते हैं? क्योंकि ये तो आम आदमी क्लिनिक में चेंज कर दिए गए नाम सारे के सारे, हर जगह जो है भगवंत मान की फोटो लगा दी गई। यहाँ तक ही नहीं, कुछ एक नाम जो है वो गुरुओं के नाम पर थे पंजाब के, वो भी चेंज कर दिए गए, जिसपे काफी आपत्ति हुई। जब आपत्ति हुई तो आम आदमी पार्टी ने दोबारा से कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है निखिल की हिट एंड ट्रायल जो है वो अपना रही है आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं गलतियां करती है, उसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेता है, फिर वो कान इधर से नहीं पकड़ के उधर से पकड़ लेते हैं। कोई भी, अगर हम पॉलिटिकल और पार्टीज की बात करें पंजाब में, सबने ही इसकी निंदा करी है। उन्होंने कहा है कि कोई जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स या नए क्लिनिक्स खोला जाए। जो पुराने क्लिनिक्स हैं उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी फैसिलिटीज को पैसा खर्च किया जाए। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 30 करोड़ का विज्ञापन जो है उन्होंने विज्ञापन जो है जारी किया, 30 करोड़ रुपए खर्च करे। अगर वही 30 करोड़ रुपए निखिल, अगर वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी वेलनेस सेंटर्स हैं
जो एग्जिस्टिंग हमारे पास हेल्थ सेंटर्स हैं, अगर उन पे लगाया जाता तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा फायदेमंद होते। एक पीआर एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। सरकार को इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए कि ये सेंटर्स जो है ये वेल रन हो, इक्विप्ड हो, इनमें डॉक्टर्स हो, इनमें और सुविधाएं हो, ना कि सिर्फ हर एक जगह पर थोड़ी बहुत लीपापोती करके अपनी तस्वीर लगाएं। जी निश्चित तौर पर, और यही शायद सवाल सभी उठा रहे हैं कि जो शॉर्टकट की राजनीति है उसमें सियासत चमकाने के लिए और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर सियासत के लिए जब जो आपने एडवर्टीजमेंट की बात कही कि एडवर्टीजमेंट तो दिए जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो रही है, जो आपने कहा कि रंग रोगन करके पुराने सेंटर्स को नया नाम देना, उसको तमाम लोगों ने कहा है कि वो नई बोतल में पुरानी शराब है और उसको इसी तरह से देखना चाहिए। फिलहाल ये बात समझ की है जो कि लगातार कही जा रही है कि कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के इस अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की चाल से